सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। महापुरुषों के जीवन चरित्र श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल। आज इसका ये दूसरा भाग है। इन सभी महापुरुषों के जीवन वृत्त को जानने के लिए ये एक सीरीज चलाई जा रही है देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर। इसमें एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट कॉलम महापुरुषों के जीवन चरित्र। उस पर क्लिक करके आप सैकड़ों महापुरुषों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। चलिएगा पढ़ना आरंभ करते हैं। गत वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था तिलक जी से मुलाकात। ये वाला बिंदु हमारा हो गया था, ठीक है। आज का बिंदु हम आरंभ करते हैं पुस्तकों से गोली तक। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राम प्रसाद गुप्त समिति के कुछ सदस्यों से मिले। यह समिति क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। एक वर्ष पूर्व ही राम प्रसाद में क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति उमड़ पड़ी थी। इस मुलाकात से उनकी भावनाओं को आधार मिला। शीघ्र ही वे क्रांतिकारियों की कार्यकारिणी समिति के सदस्य बन गए। समिति के पास धन की कमी थी। शस्त्र खरीदने के लिए उसे काफी धन राशि की आवश्यकता थी। राम प्रसाद ने एक योजना बनाई। उन्होंने सुझाव दिया कि वे क्रांतिकारियों के विषय में लिखी गई पुस्तकें बेचेंगे। इससे उन्हें धन तो मिलेगा ही, क्रांतिकारियों के विचारों का प्रचार प्रसार भी होगा। उन्होंने अपनी मां से उधार के रूप में 400 रुपए लिए। 400 रुपए, ठीक है। और एक पुस्तक अमेरिका ने आजादी कैसे पाई प्रकाशित की। इस बीच गेंदालाल दीक्षित नामक एक क्रांतिकारी नेता को ग्वालियर में बंदी बना लिया गया था। राम प्रसाद अधिक से अधिक नागरिकों को इस गिरफ्तारी की जानकारी देकर गेंदालाल के प्रति सहानुभूति जगाना चाहते थे। उन्होंने एक चर्चा प्रकाशित की कि जिसका शीर्षक था मेरे देशवासियों को एक संदेश। इस पुस्तक व्यापार में राम प्रसाद ने न केवल अपनी मां से लिया हुआ ऋण लौटाया, बल्कि उन्हें 200 रुपए का लाभ भी हो गया। तत्कालीन संयुक्त प्रांत सरकार ने इन दोनों पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। सरकार का यही काम था। पुस्तकें छापने से क्रांतिकारियों को जो धन मिला, उससे उन्होंने शस्त्र खरीदे लिए, हथियार खरीद लिए, वेपन। राम प्रसाद ने ग्वालियर में घूमते हुए एक रिवॉल्वर खरीदा और इससे उत्साहित होकर कुछ ही समय बाद वे फिर से ग्वालियर गए। उन दिनों राज्य में शस्त्र खरीदना बड़ा आसान था। एक दिन राम प्रसाद ने दुकान में कुछ तलवारें, ढाल और चाकू देखे। हिम्मत करके राम प्रसाद दुकान में आ गया और शस्त्रों का मूल्य पूछा।
आप राइफल तथा पिस्तौल क्यों नहीं बेचते? उन्होंने पूछा। दुकानदार ने उन्हें पिस्तौल दिखाई तथा कहा, आप बाद में आइए, मैं किसी न किसी तरह एक दो राइफल और पिस्तौल का प्रबंध कर दूंगा। राम प्रसाद ने कुछ चाकू व पिस्तौलें खरीदी तथा लौट गए वापस। इस तरह घूमते फिरते राम प्रसाद ने शस्त्रों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर ली, हथियारों के बारे में। उन्हें यह जान हो गया था कि कौन सा शस्त्र पुराना है और कौन सा नया। परख हो गई। हर शस्त्र की कीमत भी उन्हें मालूम हो गई थी, भाई इसका कितना पैसा होना चाहिए। एक बार वे पुलिस के हाथों पड़ते पड़ते बच गए। ग्वालियर पुलिस को न जाने कैसे शस्त्रों की खरीद की भनक लग गई थी। खुफिया विभाग के एक सिपाही ने राम प्रसाद से मिलकर कहा, क्या कुछ शस्त्र खरीदेंगे? वह सिपाही राम प्रसाद को अपने साथ ले गया। राम प्रसाद को कुछ भी पता नहीं था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। दरअसल वह एक पुलिस इंस्पेक्टर का घर था। राम प्रसाद की किस्मत अच्छी थी कि वह इंस्पेक्टर के घर में नहीं था। वह इंस्पेक्टर घर में नहीं था। उस समय इंस्पेक्टर का घर था, जब वो पहुंचा उसके घर में इंस्पेक्टर नहीं था। तब घर के सामने एक सिपाही पहरा दे रहा था। राम प्रसाद उसे पहचानता था। जो सिपाही राम प्रसाद को अपने साथ ले गया था, उसकी नजर बचाकर राम प्रसाद ने दूसरे सिपाही से पूछा, वह किसका घर है? उन्हें पता चला कि यह घर इंस्पेक्टर का ही है। पलक झपकते ही वे वहां से खिसक गए। उधर सिपाही को मालूम हो गया था कि क्रांतिकारियों की टोली ने अच्छी संख्या में शस्त्र खरीदकर जमा कर लिए हैं। तथा वे लोग उसी दिन वहां से चले जाएंगे। राम प्रसाद भी चौकन्ने हो गए थे। सबकी नजर बचाकर वे शाहजहांपुर पहुंच गए। एक बार राम प्रसाद ने एक ऐसे पुलिस सुपरिटेंडेंट से रिवॉल्वर खरीदा जो शीघ्र ही अवकाश लेने वाले थे। उस जिला अधिकारी को कुछ हिचकिचाहट हुई, इसलिए राम प्रसाद ने उन्हें एक हलफनामा लिखकर दिया कि वह एक जमींदार का बेटा है। उन्होंने हलफनामे पर जमींदारों के 2 हस्ताक्षर हिंदी में तथा एक पुलिस इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर अंग्रेजी में खुद ही कर डाले। किसी तरह राम प्रसाद को वह रिवॉल्वर मिल गया। राइफलों, रिवॉल्वरों, कारतूसों, चाकू, छुरियों सहित अनेक शस्त्र क्रांतिकारियों ने जमा कर लिए। प्रतिबंधित पुस्तकों की बिक्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में होने वाला था। राम प्रसाद ने सोचा कि यहाँ पर अमेरिका ने आज़ादी कैसे पाई शीर्षक की पुस्तक बेचने का एक अच्छा मौका है। तो यहाँ पर इस प्रकार के लोग आएंगे, वो खरीदेंगे। शाहजहांपुर सेवा समिति की ओर से अधिवेशन के लिए एम्बुलेंस दल के रूप में कुछ क्रांतिकारी गए, ताकि दिल्ली में घूमने फिरने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। संयुक्त प्रांत सरकार पुस्तक पर पाबंदी लगा चुकी थी। इसी बात का प्रचार करते हुए शाहजहांपुर के युवकों ने पुस्तक बेचना आरंभ किया। वे कहते थे, अमेरिका ने आज़ादी कैसे पाई, संयुक्त प्रांत सरकार ने जिस पुस्तक पर रोक लगा दी उसे पढ़िए।
खुफिया पुलिस के ध्यान में यह बात तुरंत आ गई। उन्होंने कांग्रेस के शिविर को घेर लिया और पुस्तक बेचने वाले युवकों की तलाश करने लगे। राम प्रसाद को तुरंत उसकी गंध मिल गई, सूचना मिल गई। वे दौड़कर उस तंबू में गए जहां पुस्तकें रखी थीं। अपने बड़े से ओवरकोट में उन्होंने पुस्तकों का बंडल छिपा लिया। एम्बुलेंस का लाल फीता लगाकर वे पुस्तकों के बंडल समेत निकल पड़े। उस वक्त वे स्वयंसेवक की वर्दी में थे। पुलिस की नाक के नीचे से वे कांग्रेस शिविर में चले गए। स्वागत समिति की अनुमति के बिना पुलिस भीतर नहीं जा सकती थी। इस तरह राम प्रसाद ने पुस्तकों की सभी प्रतियां बचा ली और बाद में सब बेच डाली। मौत की छाया। राम प्रसाद दिल्ली से शाहजहांपुर लौटे तो उन्हें पता चला कि पुलिस उनको तथा उनके मित्रों को खोज रही है। दो क्रांतिकारी युवकों के झगड़े के कारण पुलिस को जानकारी मिल गई थी कि क्रांतिकारियों ने काफी शस्त्र जमा कर लिए हैं। मैनपुरी में ही यह झगड़ा हुआ था और इसलिए कुछ लोगों पर मुकदमा चलाया गया जो आगे चलकर मैनपुरी षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये मैनपुरी एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है। राम प्रसाद को इस विषय में सब कुछ पता चल गया तो वे अपने 3 साथियों के साथ शाहजहांपुर छोड़कर चले गए। कुछ दिन यहाँ वहाँ घूमकर ये लोग प्रयाग पहुंचे। वहाँ वे एक धर्मशाला में ठहरे। अगला कदम क्या हो इसे लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। मित्रों ने सोचा कि उनके बीच एक व्यक्ति कायर है तथा अगर वह पकड़ा गया तो पुलिस उनके सारे भेद जान जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि उस कायर व्यक्ति को मार डाला जाए, मगर राम प्रसाद इससे सहमत नहीं थे। शेष क्रांतिकारी अब राम प्रसाद से नाराज हो गए। एक दिन शाम को सभी लोग यमुना किनारे घूमने गए। राम प्रसाद ने स्नान किया। वे शाम की प्रार्थना के लिए बैठे। एक मित्र ने कहा, राम प्रसाद तुम नदी के पास तुम नदी के और पास बैठो, और नदी के पास में बैठो। वे एक पत्थर के निकट बैठ गए। आंखें बंद करके उन्होंने प्रार्थना आरंभ की। जब वे तल्लीन होकर प्रार्थना करने लगे, उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी। एक गोली सनसनाती हुई उनके कान के पास से निकली। आंखें खोलकर राम प्रसाद ने अपना रिवॉल्वर निकालना चाहा। तब तक 2 और गोलियां चल चुकी थी। राम प्रसाद का रिवॉल्वर चमड़े के कवर में था, अंदर था उसमें, अतः उसे निकालने में कुछ समय लगा। जब राम प्रसाद निशाना साध रहे थे तो वे लोग भाग गए। जब उन्हें पता चला कि उनके साथियों ने ही उनकी हत्या करने की कोशिश की है तो राम प्रसाद सुन्न रह गए। आश्चर्य हो गया उनको। गोली उनसे केवल 1 फुट की दूरी से निकली थी। यदि वे अपने साथियों का पीछा करते तो काफी खून खराबा हो सकता था। इसके अलावा वे 3 थे और राम प्रसाद अकेला। उन्होंने सोचा अगला कोई कदम उठाने से पहले अपने साथियों को इकट्ठा करना उचित होगा। वह रात राम प्रसाद ने एक मित्र के यहाँ बिताई और वहां से लखनऊ रवाना हो गए। देखिए, बच गए। काफी सावधानी से कार्य करना होता है, सामाजिक कार्य भी। जो लोग आज साथ हैं वो ही कल को धोखा दे सकते हैं। किसी प्रकार का लालच आ जाता है उनके अंदर। तो अपने पुत्र की वह राम प्रसाद ने एक मित्र के यहाँ रात बिताई और वह वहां से लखनऊ रवाना हो गए। वहां क्रांतिकारी संगठन के अन्य सदस्यों को इस घटना की जानकारी दी। कुछ दिन से वे उदास
से जंगल में घूमते रहे। फिर अपनी माँ के पास चले गए। अपने पुत्र की दिल दहलाने वाली कथा सुनकर माँ ने सुझाव दिया कि वे ग्वालियर में अपने संबंधियों के यहाँ चले जाएं, रिश्तेदारों के पास। इसी बीच पुलिस ने राम प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दिया। पुलिस ने मुरलीधर से कहा कि वे अपने पुत्र को पुलिस के हवाले कर दें। उन्होंने धमकी दी कि यदि राम प्रसाद को उन्हें नहीं सौंपा गया तो पुलिस उनकी संपत्ति जब्त कर लेगी। मुरलीधर ने जो भी कीमत मिली उसी पर अपनी संपत्ति बेच डाली और वे भी अपने परिवारजनों के साथ पुत्र के पास चले गए, वहीं ग्वालियर। राम प्रसाद उधर छिपते छिपाते भी एक किसान का जीवन अपना लिया उन्होंने, राम प्रसाद जी ने भी। वे किसान भी थे और पशुपालक भी थे। इसी के साथ अपने क्रांतिकारी विचार साहित्य के माध्यम से प्रकट करना भी उन्होंने सीख लिया था। उन्होंने कई बंगला रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। कुछ रचनाएं उन्होंने स्वयं भी लिखी। वे अपने पशु चराने भी स्वयं जाते थे, साथ में लिखने पढ़ने की सामग्री भी ले जाते थे। वे पशु चराते और पेड़ की छाया में बैठकर लिखा करते। उन्होंने बोल्शेविक कार्यक्रम, देख लीजिएगा, पंखे की हवा में नहीं लोग लिखते, वो पेड़ों की छाया में बैठ करके पशु भी चरा रहे हैं और पुस्तक भी लिख रहे हैं। ये होता है त्याग, तपस्या। इससे व्यक्ति महान होता है। एसी की हवा में बैठ करके कार्य करने वाले लोग कहाँ सफल हो पाते। उन्होंने बोल्शेविक कार्यक्रम, मन की तरंग, काइथरीन, स्वदेशी रंग आदि रचनाएं लिखी तथा 2 कृतियों का अनुवाद भी किया। महर्षि अरविंद की यौगिक साधना का उन्होंने अनुवाद किया। सुशील माला नामक एक श्रृंखला के नाम से ये रचनाएं छपी। गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रभा में भी उनकी रचनाएं छपती थी। गणेश शंकर भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। सन 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब भारत सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलनों तथा क्रांतिकारियों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया। राजनैतिक मुकदमे वापस ले लिए गए, बंदियों को छोड़ा जाने लगा। राम प्रसाद शाहजहांपुर पुनः लौट आए। स्वतंत्र जीवन। राम प्रसाद की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। एक बहन का विवाह करना था। इसकी बात तो दूर, रोज की जरूरतें पूरा करने में भी बड़ी कठिनाई सामने आ रही थी। इसलिए राम प्रसाद ने परिवार की तरफ ध्यान दिया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने प्रकाशन व्यवसाय के सहारे धन कमाने का प्रयास किया, मगर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ मित्रों की सहायता से राम प्रसाद ने एक कारखाने में प्रबंधक की नौकरी कर ली। इस स्थायी आय से परिवार की हालत कुछ सुधर गई। धीरे धीरे उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को भी नए प्रकार से चलाने का विचार किया। उधर देश भर में असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करने वालों की भी कमी थी। क्रांतिकारियों की गतिविधियां ठप्प सी हो गई थी, बंद सी हो गई थी। राम प्रसाद ने कुछ धन इकट्ठा किया और रेशम बुनाई कारखाना खोला। उसमें वे दिन रात बड़ी मेहनत से काम करते। 1.5 वर्ष के भीतर उनका कारखाना चल पड़ा। उसमें 3-4 हजार रुपए की पूंजी लगाई गई थी। उससे उन्हें करीब 2,000 रुपए का लाभ हो गया। 2,000 रुपए उस समय बहुत थे, आज के लगभग 20 लाख के बराबर। इसी अवधि में उन्होंने अपनी बहन का विवाह एक जमींदार से कर दिया। उनकी मां की इच्छा थी कि वे भी विवाह कर लें। राम प्रसाद ने कहा, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा न हो जाऊं विवाह नहीं करूंगा।
पुनर्गठन। 1929 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त किया तो क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूती मिली। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से एक क्रांतिकारी दल बनाया गया। आज के उत्तर प्रदेश तथा तत्कालीन संयुक्त प्रांत से भी क्रांतिकारी संगठित हो रहे थे। राम प्रसाद को भी आंदोलन में शामिल होने का संदेश मिला। उन्होंने 6 माह का समय मांगा। वे अपने व्यवसाय को सुदृढ़ बनाकर इसे किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को सौंप देना चाहते थे, जो रेशम का कारखाना खुला था वह। उसी समय राम प्रसाद ने अपना कारोबार एक मित्र को सौंप दिया और स्वयं क्रांतिकारी गतिविधियों में फिर से शामिल हो गए। क्रांतिकारी आंदोलन को आम जनता से समर्थन प्राप्त था। कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी, किंतु अड़चन धन राशि की थी। जो लोग आंदोलन से जुड़े थे उन्हें खाने पीने के साधन या वस्त्र जुटाकर देना भी बड़ा कठिन हो गया था। हथियार इकट्ठा करना और भी मुश्किल था। निराश युवक ऐसी हालत में अक्सर राम प्रसाद के पास आते और उनसे सुझाव मांगते। उनका प्रश्न होता, पंडित जी अब हमें क्या करना चाहिए? राम प्रसाद इस दुरावस्था में बड़े चिंतित रहा करते। पैसे के अभाव में वे खुद भी क्या कर सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने धन एकत्र करने का प्रयास किया। क्रांतिकारियों ने और कोई रास्ता न देखकर 1-2 गांव में डाके डालना शुरू कर दिया। पैसे नहीं मिल रहे, क्या करें? उसमें भी 200 रुपए, 100-200 रुपए ही मिल पाते डाके में। समस्या अब भी बनी हुई थी। राम प्रसाद को एक और चिंता सता रही थी। आखिर जिनका माल लूटा जाता है वे कौन हैं? वे कौन लोग हैं भाई? हमारे ही तो भाई बंधु हैं। ये ग्रामीण लोग भी तो भारत माता की संतान हैं। क्रांतिकारियों का डाके डालने के पीछे देश को स्वतंत्र कराने का उद्देश्य था, मगर खुद अपने भाइयों को लूट करके पैसा जमा करना कहां तक अच्छी बात थी। इन्हीं विचारों में खोए राम प्रसाद एक दिन रेल से यात्रा कर रहे थे। वे शाहजहांपुर से लखनऊ जा रहे थे। हर स्टेशन पर जब गाड़ी ठहरती तो वे उतरकर प्लेटफॉर्म पर टहलते। उन्होंने देखा कि हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर रुपयों से भरा थैला लाते और गार्ड के डिब्बे में रख देते हैं। धन की सुरक्षा के लिए विशेष रक्षक भी तैनात नहीं थे। राम प्रसाद को पता चला कि वह 8 डाउन गाड़ी थी। बस यह दृश्य देखकर ही राम प्रसाद के मन में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन जमा करने की योजना बन गई कि अब तो यही धन लूटेंगे। काकोरी रेल डकैती। काकोरी लखनऊ के निकट ही बसा एक गांव है। उस गांव में रेलगाड़ी पर हमले के कारण ही काकोरी स्टेशन प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, ये काकोरी कांड है वो। ये है कि काकोरी लखनऊ के पास ही एक गांव है और उसका जो स्टेशन है, माने जो उसी रेलगाड़ी पर हमले के कारण ही काकोरी स्टेशन प्रसिद्ध हो गया है। वैसे छोटा सा गांव ही है। वह 9 अगस्त 1925 की शाम थी। 8 डाउन रेलगाड़ी काकोरी के निकट से गुजर रही थी। ये 8 डाउन ये नाम है उस गाड़ी का। ठीक है। राम प्रसाद और उनके 9 क्रांतिकारी साथियों ने जंजीर खींचकर गाड़ी रोक दी। उन्होंने सरकारी धन लूट लिया जो कि गार्ड के डिब्बे में रखा हुआ था। अचानक एक गोली चली जिससे एक यात्री की मृत्यु हो गई। इसके अलावा कहीं खून खराबा नहीं हुआ। एक यात्री तो मर गया।
इस सुनियोजित डकैती से सरकार भौचक्की रह गई। 1 माह तक प्रारंभिक छानबीन के बाद सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जाल फैलाने की पूरी तैयारी कर ली। डाका डालने वाले 10 क्रांतिकारियों को ही नहीं, अपितु हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य नेताओं के नाम भी वारंट जारी कर दिए गए। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर शेष सभी क्रांतिकारी पकड़ लिए गए जिन्होंने रेल लूटी थी। चंद्रशेखर जी बचे रहे। 1.5 वर्ष तक मुकदमा चला। राम प्रसाद, अशफाक उल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, चारों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। रेल डकैती पे फांसी की सजा। उनको कुछ सजा वैसी दे देते, 10 साल की, 5 साल की। फांसी की सजा कहां से उचित न्याय था? सरकार डराना चाहती थी, अंग्रेज सरकार। देश भर में इन लोगों के प्राण बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। सभी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से अपील की कि इन युवकों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाए, मगर सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। 18 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लोहिड़ी को फांसी दे दी गई। क्या? 18 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लोहिड़ी नाम का जो था, इससे वो भी चोरी में शामिल थे। राम प्रसाद व अशफाक उल्ला 19 दिसंबर को और रोशन सिंह 20 दिसंबर को फांसी पर चढ़ा दिए गए। सभी ने स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में शौर्य और अदम्य साहस का नया अध्याय लिखा। हिरासत की अवधि में राम प्रसाद जी ने अपनी जीवनी लिखी। उन्होंने जीवनी लिखी अपनी। आज भी हिंदी साहित्य में उनकी यह रचना गौरवपूर्ण स्थान रखती है। जेल में राम प्रसाद पर कड़ी नजर रखी जाती थी। इसके बावजूद भी उन्होंने न केवल लेखन कार्य किया, बल्कि बड़ी चतुराई से उसे जेल से बाहर भी भेज दिया। वह भी कम साहस की बात नहीं थी। राम प्रसाद ने रजिस्टर जैसी मोटी पुस्तकें प्राप्त की और एक एक करके 3 हिस्सों में उसे सफलतापूर्वक जेल से बाहर भेजा। 17 दिसंबर को किताब के आखिरी पन्ने लिखे गए। ठीक है, उनको जो फांसी दी गई थी वो 19 दिसंबर को दी गई थी और लेखन के जो अंतिम पन्ने थे वो लिखे गए थे 17 दिसंबर को। और दूसरे दिन शिव वर्मा नामक एक मित्र जब उनसे मिलने आया तो उसके माध्यम से वह भी बाहर भेज दिए गए। 1929 में पुस्तक प्रकाशित की गई, किंतु सरकार ने तुरंत उस पर रोक लगा दी। उसके बाद स्वतंत्र भारत में ही इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हो सका। इस पुस्तक में राम प्रसाद ने बड़े विस्तार से अपने बारे एवं अपने पूर्वजों, बचपन की मधुर और दिलचस्प घटनाएं, आर्य समाज में प्रवेश, पुलिस को छकाकर यहाँ वहाँ भागना, क्रांतिकारी आंदोलन में अपने अनुभव, साथियों से मतभेद आदि का सजीव चित्रण किया है। पुस्तक में अमर शहीद की माता के दुर्लभ चित्र, दादी, शिक्षक तथा और प्रिय मित्रों के भी चित्र हैं। पुस्तक बहुत ही सुंदर व मार्मिक शैली में लिखी गई है तथा कुछ घटनाएं तो इतनी हृदय विदारक हैं कि उन्हें पढ़कर आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अपनी माताजी को संबोधित करते हुए कहते हैं, मेरी प्यारी माँ, तुमने मुझे जन्म दिया है, अब मुझे आशीर्वाद दो। मुझे यह आशीर्वाद दो
कि अंतिम समय में भी मैं अपने कर्तव्य से विचलित न होऊं। मैं यह नश्वर शरीर तुम्हारे चरणों में भगवान की प्रार्थना करते हुए छोड़ूं, यही आशीष मुझे दो। मैनपुरी षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त पंडित गेंदालाल दीक्षित फरार रहे। उन्हें पुलिस पकड़ नहीं सकी, मगर उनकी मृत्यु क्षय रोग और टीबी से कष्टपूर्ण अवस्था में हुई। उनकी चर्चा करते हुए राम प्रसाद ने लिखा है, मैंने यह सोचा भी नहीं था कि मातृभूमि की सेवा करने वाले इस देशभक्त का ऐसा करुण अंत होगा। वे तो पुलिस की गोली खाकर मरना चाहते थे। भारत का एक महान सपूत चला गया, मगर किसी को उनके मरने तक की खबर तक नहीं हुई। पंडित गेंदालाल दीक्षित उनकी बात कह रहे हैं। राम प्रसाद ने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जीवन भर संघर्ष किया था, इसलिए उन्होंने उसके भविष्य के बारे में भी गहराई से विचार किया। उन्होंने लिखा कि सभी को मानना पड़ेगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से हमारा कार्य बड़ा मूल्यवान था। जब हमारा देश गुलाम है तो देश के युवक खामोश नहीं बैठे हुए हैं। वे देश की आज़ादी के लिए पूरी शक्ति लगाकर प्रयास कर रहे हैं। उन दिनों की परिस्थिति को देखते हुए राम प्रसाद का युवकों के लिए संदेश था, मैं जानता हूं कि आने वाले 50 वर्ष में भी भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को सफलता नहीं मिलेगी। स्थिति उसके अनुकूल नहीं है। युवकों को अब स्वयं को पिस्तौल और रिवॉल्वर से सुसज्जित करने का विचार छोड़ देना चाहिए। एक सच्चे देशभक्त के रूप में राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। युवकों के नाम मेरा यही अंतिम संदेश है। कवि बिस्मिल। राम प्रसाद का उपनाम बिस्मिल था। इसी नाम से हिंदी साहित्य जगत में वे एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि के रूप में विख्यात हुए। अपनी जीवनी के अंत में उन्होंने कुछ चुनी कविताएं लिखी। उनकी कविता की एक एक पंक्ति देशभक्ति की भावना स्पष्ट झलकती है। एक कविता में वे कहते हैं, यह मातृभूमि के लिए मुझे 1000 बार मौत का सामना करना पड़े तो तुझको दुख नहीं होगा। अच्छा, मुझको दुख नहीं होगा। हे ईश्वर, मुझे भारत में ही 1000 जन्म दो, मगर मुझे यह वरदान भी दो कि मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा करते हुए ही समाप्त हो। फांसी के लिए जाने से कुछ ही समय पूर्व राम प्रसाद ने एक कविता लिखी थी, हे ईश्वर, तुम चाहते हो वही होता है। आप महान हो, मुझे वर दो कि मैं अपनी अंतिम सांस तक और मेरे रक्त की अंतिम बूंद तक मैं तुम्हारा ही ध्यान करूं और तुम में ही विलीन हो जाऊं। ईश्वर विश्वासी थे। हीरे की तरह कठोर, फूल की भांति कोमल, उनका जो नेचर था उसके बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल वीरों की भांति जिए और वीरों की तरह ही उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। उनमें वे गुण कूट कूट कर भरे थे जिन्हें भारतीय संस्कृति में आदर्श माना जाता है। राम प्रसाद ने अपने स्वभाव तथा गुणों के कारण सभी का सम्मान प्राप्त किया था। वे सोचते थे कि विदेशियों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हमारा देश आजाद होना ही चाहिए। उसे आजाद कराने का सही तरीका सशस्त्र क्रांति ही है। उनके रास्ते में कितनी ही बाधाएं आईं, कितनी समस्याओं ने उन्हें परेशान किया, राह के कांटों को पार करते हुए वे सदैव सिर ऊंचा उठा करके ही चले। उसी रास्ते पर मौत भी उनके इंतजार में खड़ी थी, मगर राम प्रसाद जरा भी विचलित नहीं हुए।
राम प्रसाद एक ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। बेईमानी व धोखेबाजी से उन्हें बहुत बड़ी घृणा थी। जब भी उन्हें दगाबाजी की गंध मिलती, जिम्मेदार व्यक्ति की हैसियत की चिंता किए बिना वे उसकी भर्त्सना करते, निंदा करते। यह भी कहा जा सकता है कि वे बेईमान बनने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनको मौत का सामना करना पड़ा। अपनी जीवनी में राम प्रसाद ने लिखा है कि कैसे काकोरी केस में उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। वे लिखते हैं, इस मामले में संबद्ध गिरफ्तारियों में पुलिस अधिकारी रात भर व्यस्त रहे। वे जरा भी नहीं सो पाए थे। आखिर वे सब चले गए। एक सिपाही जो पहरे पर था वह भी गहरी नींद में था। एक बाबू थाने में बैठा बैठा लिख रहा था। वह रोशन सिंह का चचेरा भाई था। यदि मैं चाहता तो मैं बड़े आराम से निकलकर भाग सकता था, मगर ऐसा करने से वह बाबू बड़ी मुसीबत में पड़ जाता, उसकी जिम्मेदारी हो जाती। मैंने उसे बुलाया और उससे कहा कि अगर तुम परिणाम भुगतने को तैयार हो तो मैं भाग सकता हूं। वह मुझे भली भांति जानता था। वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा तथा मुझसे कहने लगा कि अगर मैं भाग गया तो उसे पकड़ लिया जाएगा, उस बाबू को। उसके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने पीठ थपथपाकर उसे जाने दिया। मुझे उस पर बड़ी दया आ रही थी। कुछ ही दिन बाद राम प्रसाद को भागने का एक और मौका मिला। उन्हें बाहर ले जाया जा रहा था। एक सिपाही भी साथ में था। दूसरे सिपाही ने कहा, उसे जंजीर से बांध दो। मगर सिपाही ने बड़े विश्वास से उत्तर दिया, मुझे इन पर पूरा भरोसा है, ये भागेंगे नहीं, बांधने की कोई जरूरत नहीं भाई। हम एक सुनसान जगह गए। मैंने अपना हाथ दीवार पर रखा और पीछे देखने लगा। सिपाही कुश्ती देखने में व्यस्त था। वह पूरी तरह कुश्ती देखने में खो गया था। मैं थोड़ी सी कोशिश करके दीवार फांद सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी अंतरात्मा कह रही थी, क्या ऐसे भागकर उस गरीब सिपाही ने तुम पर जो भरोसा किया है तथा तुम्हें आजादी दी है, उसको ठेस नहीं लगेगी? क्या यह सही होगा? उसके बीवी बच्चे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे मन में यह विचार आया और मैंने दीर्घ श्वास छोड़ा। मैंने सिपाही को बुलाया तथा हम वापस थाने लौट आए। जिस किसी ने भी आप पर भरोसा किया उसे धोखा कदापि न दिया जाए, यही राम प्रसाद की मान्यता थी। फिर भी वह बाबू हो या सिपाही, जेल में भी सिपाहियों को उन पर विश्वास था। उनका चरित्र ही ऐसा था। उनको फांसी की सजा दिए जाने के बाद भी वे अपने इस सिद्धांत पर कायम रहे। जिन्होंने भरोसा किया उनको संकट में डाल कर भाग जाना वे पूर्णतया अनुचित व अनैतिक समझते थे। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में काकोरी रेल डकैती का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। काकोरी कांड बहुत प्रसिद्ध है। वीर राम प्रसाद बिस्मिल ने इसकी योजना बनाई तथा बड़ी चतुराई से उसको कार्यान्वित किया। एक क्रांतिकारी लेखक, एक आदर्श मानव व वीर पुरुष के रूप में राम प्रसाद सदैव हमारे हृदय में बसे रहेंगे। यदि मातृभूमि के लिए मुझे 1000 बार मौत को गले लगाना पड़े तो भी मुझे दुख नहीं होगा। हे प्रभु, मुझे भारत में 100 बार जन्म देना, परंतु मुझे यह वरदान भी दो कि हर बार मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में ही लगे। यह प्रार्थना स्वतंत्र भारत के हर नागरिक के हृदय में बसी रहे और उसकी ध्वनि हमारे कानों में गूंजती रहे। ये राम प्रसाद बिस्मिल
का संक्षिप्त जीवन आपको मैंने पढ़ करके सुना दिया है। काफ़ी आपको चीज़ें ज्ञात हुई होंगी उनके विषय में, ठीक है। शेष इनका जो स्वयं लिखित जीवनी है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और ये संक्षिप्त जीवनियाँ हैं। तो भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम आपके लिए एक और नए महापुरुष को लेकर के आएंगे। निरंतर देखते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, अपने मित्र परिवार के लोगों को भी शेयर करते रहिएगा, उनका भी ज्ञान बढ़े, उनकी भी जानकारी बढ़े, उनको भी जीवन में शिक्षाएं मिले। सभी को सादर नमस्ते।